जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द सेशन, राइट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ रहे थे। हमने कहा था कि बेसिकली इन इदारों के अंदर और नॉर्मल बिजनेस के अंदर जो एक फर्क होता है वो ये होता है कि ये लोग प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि किसी और सोसाइटियल बेनिफिट के लिए काम कर रहे होते हैं, और इनका मकसद होता है कि अगर कोई किसी ऑपरेशन से बेनिफिट या प्रॉफिट आ भी जाए तो उसको उस बिजनेस की या उस एनपीओ के अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही लगाया जाए। हमने कहा था कि अकाउंटिंग पर्पज से, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बहुत थोड़े से छोटे छोटे फर्क हैं जिसमें मेजोरिटी फर्क जो है वो सिर्फ नाम के हैं। यानी कि हम लोग डिफरेंट नाम इस्तेमाल किया करेंगे, हम ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किया करेंगे जिनसे कि हमें अच्छा अच्छा फील हो। शेयर होल्डर की जगह पे मेंबर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, हम शेयर कैपिटल की जगह पे फंड बैलेंस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे हम लोग सरप्लस और नेट डेफिसिट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल वही होगी, इनकी नॉलेज वही होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल वैसे ही बनेंगी, इसकी सिर्फ ये फर्क होगा कि जहां पे हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं वहां पे हम स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस कहा करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनेगी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की जगह पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम इक्विटी का वर्ड यूज नहीं कर रहे, फंड बैलेंस या नेट एसेट कह रहे हैं, तो उसका वर्ड जो है वो थोड़ा सा फर्क होगा। अब अगेन जो मैं समझता हूँ कि एनपीओ के अंदर सबसे ज्यादा फर्क होता है ना, वो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर ही होता है। फिर हम लोगों ने बात की थी कि नॉर्मली प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना लिया जाता है, विच इज बेसिकली ए कैश अकाउंट, जो कि कैश एंड बैंक बैलेंस की तरह का ही होता है अकाउंट। और कभी कभार आपको ये कहा जाता है कि भाई इसके ऊपर जो है, इसको सामने रखते हुए आपने कैलकुलेट करना है, आपने बनाना है इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट। तो बेसिकली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सारी कैश की इंफॉर्मेशन होती है, और किसी भी बिजनेस की कैश की इंफॉर्मेशन हो तो हम उसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन हो तो हम उसमें प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह और बाकी सारी चीजें भी बना सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन भी है वो हम करेंगे, आई के आपने पास पेपर में सवाल पूछा हुआ। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, देखिए हमने कहा बैलेंस शीट तो बिल्कुल सेम बनेगी। बैलेंस शीट जो है उसमें कोई फर्क नहीं है, बैलेंस शीट बिल्कुल वैसे ही बनेगी, उसी तरह से एसेट लायबिलिटीज कैपिटल हर चीज आ रही होगी, बस कैपिटल की जगह पे फंड्स आ रहे होंगे, ठीक है। कैपिटल की जगह पे हम फंड्स लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो भी तकरीबन सेम है। जैसे हम लोग किसी बिजनेस का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो पहले हम उसकी सेल्स लिखते हैं, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं, नेट प्रॉफिट निकलता है, फिर उसमें से सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है, इस तरह की चीजें। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है किसी भी एनपीओ का, क्योंकि उसने कोई ऑपरेशंस नहीं करने हैं, उसने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है, उसने बस लोगों के बेनिफिट के लिए काम करना है, इसलिए इसमें जीपी एनपी ओपी वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं होता। इसमें हम लोग ये कहते हैं कि भाई हम सारी की सारी इनकम्स लिखेंगे और सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे, और फिर उन दोनों को आपस में एडजस्ट करेंगे। तो अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आया तो वो सरप्लस होगा, अगर आंसर नेगेटिव आया तो वो डेफिसिट होगा। और अगर हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में ना लिखें, टी अकाउंट बना ले, तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। और अगर हम लोग इसको टी अकाउंट ना बनाए, स्टेटमेंट में लिख दें, तो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर हम लोगों ने बात की कि एनपीओ के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी सारे वो वैसे ही होते हैं जिस तरह के हम लोग आमतौर पे एक्सपेंसेस करते हैं, सैलरीज पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस पे करते हैं, डेप्रिसिएशन बिल्कुल वैसे ही चार्ज होती है। और अगर एनपीओ डेप्रिसिएशन चार्ज ना करे तो उसको उसकी हम लोग ऑडिट रिपोर्ट जो है वो खराब कर देते हैं, यानी कि उनके ऊपर वही पेनल्टीज होती हैं, उनके ऊपर उसी तरह की सजाएं होती हैं जो कि नॉर्मल बिजनेस के लिए होती है। मैंने इस तरह के एक एनपीओ को ऑडिट किया हुआ है जो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते थे, तो फिर हम लोग जो है ना वो एज एन ऑडिटर उनके ऊपर वही वाली सारी प्रोविजंस लगाते थे जो नॉर्मली एक बिजनेस के ऊपर लगती हैं, कि भाई आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की तो हम आपको जो है वो पेनलाइज करेंगे। ऑडिटर तो पेनलाइज नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि अब आप लोगों ने ऑडिट नहीं पढ़ा हुआ तो इसलिए मैं ऑडिट की टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो लेकिन ये है कि हम रिपोर्ट में लिखते हैं जस्ट लाइक एक नॉर्मल बिजनेस। एनपीओ ने भी अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की तो हम उसकी रिपोर्ट में लिखेंगे कि यार ये डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता, गंदा बचा है। ठीक है जी। इनकम फॉर एनपीओ के अंदर हम लोगों ने कहा कि भाई मेंबरशिप फी जो होती है, ये सब्सक्रिप्शन नॉर्मली इसमें कुछ रिसीव्ड इन एडवांस और बाकी जो रिसीवेबल्स है उसका कॉन्सेप्ट आता है, तो हम लोगों ने नेट इनकम जो होती है वो रिकॉर्ड करनी होती है। कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशंस के बारे में हमने कहा कि जो छोटे मोटे डोनेशंस होते हैं इनके साथ तो कोई कंडीशन अटैच नहीं होती, इसलिए उनको सीधा सीधा इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन जो कंट्रीब्यूशंस ऐसे हैं जिनके देने वाले ने
कंडीशन को ही अटैच किया उसके साथ, तो फिर हम कंडीशन को सामने रखते हुए उसको इनकम के तौर पे तब रिकॉर्ड करेंगे जब हम उसकी कंडीशन को फुलफिल कर लेंगे, अदरवाइज वो हमारे पास लाइबिलिटी के तौर पे पड़ी रहेगी। ये बात जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो भी मैंने की है, और आगे आज भी हमने जो कुछ भी करना है वो सारा कुछ इसी बात से निकलता है। ठीक है जी। और इसी तरीके से फिर हमने थोड़ा थोड़ा इसको समझना शुरू किया था, मेंबरशिप फी वगैरह, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को सारा समझा था, इसके अंदर ओपनिंग, रिसीवेबल, पेएबल, फिर कंट्रीब्यूशन की बात की थी और कंट्रीब्यूशन की डिफरेंट टाइप्स समझी थी। और फिर हम लोगों ने सोचा था कि और कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनसे एनपीओ को इनकम आ सकती है। तो बेसिकली 4 मेन कैटेगरीज है। एनपीओ को कैश आ सकता है, एनपीओ जो है वो अक्रूड कर सकता है, यानी कि रिसीवेबल बुक कर सकता है। तो एनपीओ किन सिनेरियोज में रिसीवेबल बुक कर सकता है अपनी इनकम का, वो आ गया जी। जब एनपीओ को पैसे मिलने की बजाय कोई चीज मिल जाए, तो अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में एनपीओ को कोई चीज मिल जाए तो क्या करेगा। और इसी तरह से अगर एनपीओ को गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाए तो क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी। ये सारा कुछ बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं है। एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडेबल, एवरीथिंग इज मेक्स सेंस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ वगैरह का हम लोगों ने फॉर्मेट वगैरह देखा था। तो दिस वाज द टॉपिक जो कि हम लोगों ने कल किए थे। इसमें भी कुछ चीजें रहती हैं, एनपीओ को अगर रेवेन्यू मिल जाए, एनपीओ को चीजें मिल जाए पैसों की जगह, तो क्या अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। तो सिंपल है, इसमें ये हम करेंगे, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा स्किप करके आज मैं शुरू करूंगा फंड अकाउंटिंग से। ठीक है जी। कि अगर आप फंड मेंटेन करते हैं, हमने बात की थी कि आपको कोई कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो उस कंट्रीब्यूशन की मदद से उस कंट्रीब्यूशन को रिकॉर्ड आपने तब तक नहीं करना जब तक कि आप उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं करते। ठीक है जी। अगर तो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन होंगे, लोग वैसे ही आके गले में पैसे डाल जाते हैं या वैसे ही आपको आते जाते कैश पकड़ा देते हैं कि ये लो यार जो करना है कर लेना, तो इस तरह के जो कंट्रीब्यूशंस होते हैं ये स्मॉल कंट्रीब्यूशंस होते हैं, इनके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं होती। लेकिन अगर कंडीशन अटैच होगी तो फिर हम कंडीशंस को वैल्यू देंगे, कंडीशन को इज्जत देंगे और कंडीशंस को सामने रखते हुए कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है जी। फंड अकाउंटिंग की बात करते हैं जी, फिर इंशाल्लाह उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड। फंड अकाउंटिंग क्या होती है, कोई मुश्किल बात नहीं है। फंड के बारे में क्या चीज हम लोगों ने पढ़ी है कि फंड इज बेसिकली एन इक्विटी ऑफ द बिजनेस, इक्विटी ऑफ एनपीओ। इक्विटी क्या होती है अगर याद करें तो इसमें होता है जी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ठीक है जी। और इसके बाद इक्विटी, किसी नॉर्मल बिजनेस की इक्विटी की बात कर रहा हूं मैं। फिर उसमें होता है जी रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, ये तो दोनों चीजें होती है। फिर इसके अलावा कुछ रिजर्व्स होते हैं। रिजर्व्स में क्या क्या होता है, फर्स्ट करें कि आपने एक रिजर्व बनाया है, आप कुछ रिजर्व किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। आपने रिजर्व बनाया कि आप जो है ना वो रिजर्व फॉर रीपरचेज ऑफ शेयर्स, आप शेयर्स रीपरचेज करना चाहते थे, तो आपने रिजर्व फॉर रीपरचेज ऑफ शेयर बना लिया। इसमें आपने क्या किया, आपने प्रॉफिट आया आपका, आपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिजर्व फॉर रीपरचेज ऑफ शेयर के अंदर रख दिया और वो आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर उसकी एंट्री कर दी। ठीक है जी। जितने भी रिजर्व्स क्रिएट होते हैं हम पढ़ चुके हैं कि वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर उसकी एंट्री होती है। फिर आपके पास कुछ पैसे आए, आपने प्रीमियम पे शेयर इशू किए, तो आपका एक रिजर्व होता है जिसे हम कहते हैं शेयर प्रीमियम रिजर्व। और शेयर प्रीमियम रिजर्व जो है ये कैसे यूटिलाइज होता है इसके बारे में भी हमने बात की है कि अगर कभी आप शेयर डिस्काउंट पे इशू कर दें, ठीक है जी, तो और अगर आपके पास इशू ऑफ शेयर फॉर डिस्काउंट का स्पेसिफिक रिजर्व मेंटेन ना हो तो आप शेयर प्रीमियम को चार्ज करते हैं। यानी कि आप फ्यूचर में अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो शेयर प्रीमियम को चार्ज करेंगे। डिस्काउंट कौन सा, ऑन द इशू ऑफ शेयर्स। और इसी तरह से अगर आप फ्यूचर में कोई और इस तरह का शेयर से रिलेटेड काम कर रहे हैं जिसमें आपने कुछ क्रेडिट करना है, तो शेयर प्रीमियम होगा ना, उसको पकड़ के क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से कुछ और रिजर्व होते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि लोन रीपेमेंट रिजर्व, लोन रीपेमेंट रिजर्व। ठीक है, कोई भी रिजर्व आप बना सकते हैं। ये सारे के सारे जो रिजर्व्स होते हैं, ये सारे के सारे जो रिजर्व्स होते हैं, इनके अंदर जितनी भी मूवमेंट्स होती है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर आती है। ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके अलावा एक और रिजर्व मैं आपको याद कराना चाहता हूँ जिसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आता है, वो है जी रीवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है जी, रीवैल्यूएशन रिजर्व भी होता है। तो ये सारे के सारे रिजर्व जो हैं ये मेंटेन होते हैं किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि हम प्रॉफिट में से कुछ पैसे साइड पे कर लेते हैं और इनकी सारी की सारी मूवमेंट जो होती है वो रिटेन्ड अर्निंग्स में होती है। अच्छा, अब अगर हम एनपीओ की बात करें तो एनपीओ के अंदर भी यही सारी चीजें होती हैं, लेकिन इनको हम फंड्स कहते हैं। ठीक है जी, इनको हम फंड्स कहते हैं, फंड्स कहते हैं। ये भी फंड है, ये भी फंड है। ठीक है, ये जो नॉर्मली आपका अक्रूड
ये जो अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट होता है इसको हम जनरल फंड कहते हैं। और जितना भी हमारा जो सरप्लस या लॉस होता है वो सारा का सारा इस फंड के अंदर आके जमा हो जाता है। इसी तरह से ये जो रिजर्व्स होते हैं ना, ये रिजर्व जो होते हैं जो हमने स्पेशल पर्पसेस के लिए बनाए होते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से एनपीओ के अंदर भी होते हैं, लेकिन हम इनको स्पेसिफिक फंड कहते हैं। ठीक है जी, स्पेसिफिक फंड। अब जरा गौर से याद कीजिएगा, हम लोगों ने बात की थी कि जब कोई बंदा आपको डोनेशन देगा और साथ में आपको कुछ कंडीशंस लगा देगा, तो वो कंडीशंस की वजह से वो हमारी इनकम नहीं बनेगी, बल्कि वो हमारे रिजर्व्स बन जाएंगे, जिनको हम फंड कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जो भी डोनेशंस आते हैं अगर उसमें कोई कंडीशन है तो हमने फंड में मेंटेन कर लेना उसको, और जब तक कंडीशन मेंटेन नहीं होती, जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होती, हम उसको जो है वो फंड्स के अंदर रखेंगे। अगर डोनेशन के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन, तो फिर हम उसको इनकम में रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम उसको किधर रिकॉर्ड करते हैं? इनकम में रिकॉर्ड कर लेते हैं। उस साल की इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर वो चीज रख लेते हैं। ठीक है जी, तो दो बातें मैंने आपको बताई। पहला तो ये है कि सिर्फ नामों का फर्क है। अगर कोई बंदा आपको डोनेशन देता है और उसके साथ कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर उसको आपने इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लेना। लेकिन अगर कोई बंदा आपको डोनेशन देता है और उसके साथ कोई कंडीशन है, तो फिर आप उसको फंड्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। और कंडीशन दो तरह से हो सकती है ना, कंडीशंस के दो सिनेरियोज हैं, हम लोगों ने पढ़े हैं कि कंडीशन या तो हो सकती है रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, जिसकी कुछ और खास तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और दूसरी क्या होती है जी? दूसरी होती है एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, नाम जरा भारी भारी है, लेकिन इनका पर्पस और मकसद हम लोगों ने पढ़ लिया था। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है ऐसी जिसमें कोई खास किस्म की कंडीशंस हो और आपने वो बैलेंस इस्तेमाल करना है, आप वो बैलेंस इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको डोनेशन में मिला हुआ है। लेकिन इंडोमेंट के अंदर ये होता है कि वो बैलेंस आपने इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि उस बैलेंस के अंदर से जो प्रॉफिट आपको हासिल हो रहा है, या जो उसको यूज करके यूटिलाइज करके आपको जो उसमें से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो आपने यूटिलाइज करना है। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि वो तो हमारे फंड्स में चला गया, और जब जब कंडीशन मीट होगी, जब जब कंडीशन मीट होगी, हम लोग उसको इनकम में रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है जी। व्हेन कंडीशंस आर मेट, व्हेन कंडीशंस आर मेट, वी विल रिकॉर्ड देम टू द इनकम फॉर द ईयर। ठीक है जी, ये सिंपल सी बात है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इसके बाद अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आपने पूछना है। फर्स्ट करें कि एक बंदा आपको डोनेशन देता है और वो डोनेशन के साथ एक कंडीशन है। कंडीशन रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है या एंडोमेंट हो सकती है। ये कंडीशन जो है ये फंड, फिर हमने उसको एक फंड के तौर पे मेंटेन करना है। ठीक है, जो कि एक रिजर्व की तरह का होता है और क्रेडिट बैलेंस में आता है फंड वाली साइड पे। और जब उसकी कंडीशंस मीट होगी, एज एंड व्हेन मेट, जब उसकी कंडीशन मीट होगी, तो फिर हम उसको इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। जबकि ऑन दी अदर हैंड, जो ऐसे डोनेशंस मिले हैं जिनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, उनको हम सीधा उसी साल की इनकम में रिकॉर्ड कर लेंगे। एंडोमेंट में दोबारा बता देता हूँ, ये एक ऐसा कंट्रीब्यूशन होता है जिसमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको यूज नहीं करना, आपने उस प्रिंसिपल को इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करके जो उससे प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को यूटिलाइज करना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने इसको यूटिलाइज नहीं करना, इसका प्रॉफिट आएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपने इसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, जितना जितना यूटिलाइज करते जाएंगे उतना उतना लिखना है। चलेंगे मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग जरा बात करते हैं कि फंड होते क्या है। कंट्रीब्यूशंस की पहले हम बात करेंगे। A contribution relates to the donation or gift made by the individual corporation fundamentals। यही बात हम लोगों ने की है कि contributions क्या होते हैं? ये वो गिफ्ट्स होते हैं जो आपको मिलते हैं इदारे को। ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन जो होते हैं इनके साथ कुछ कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। अब ये जो आपका सवाल है ना, ये इस लाल खाने से पूरा होता है, लाल डब्बे से। व्हेन ए कंट्रीब्यूशन इज रिसीव्ड दैट हैव सम इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस, ए फंड इज मेड। जब आपको कुछ कंट्रीब्यूशंस मिलेंगी जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो आप फंड बनाते हैं, आप उसको इनकम के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करते। सही है जी। टू रिपोर्ट एंड मेक श्योर दैट द कंडीशंस आर एप्लीकेबल एंड फॉलोड। सही है जी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि फंड अकाउंटिंग को मेंटेन करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है डेफरल मेथड और एक होता है रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, इसका मतलब है मैं आपको जो भी कराऊंगा वो मैं आपको डेफरल मेथड के थ्रू करवाऊंगा। ठीक है जी।
रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो एक्सप्लिसिट भी हो सकती हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पोकन, यानी कि आपको बता दिया जाए, आपको डॉक्यूमेंटेशन में दे दिया जाए, आपको बता दिया जाए कि भाई ये काम करना है, आपको एक लिस्ट दे दी जाए। इसको हम एक्सप्लिसिट रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, यानी कि वो मेंटेन करने के लिए आपको स्पेसिफिकली कहा जाएगा भाई ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। और कुछ इम्प्लिसिट होती हैं। इम्प्लिसिट का मतलब होता है विच आर नॉट स्पोकन बट अंडरस्टूड। अंडरस्टूड का मतलब ये है कि आपने ऐसा काम करना है। देखिए, आप एक सोसाइटी के तौर पे आप डोनेशन ले रहे हैं और आपने एक रिस्ट्रिक्शन ली है, आपने लोगों को खुद ही कहा है कि भाई मुझे पैसे दे, मैंने फॉर एग्जांपल मस्जिद बनानी है, और आप जो है वो पैसे लेकर मस्जिद बनाने की बजाय आप मौलवी साहब को उम्रा करा देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने जो रिस्ट्रिक्शंस करनी थी, रिस्ट्रिक्शंस जो आपने खुद बताई थी, वो आपने अप्लाई ही नहीं किए। अब जिस बंदे ने ये सुन के आपको डिस्काउंट, आपको कंट्रीब्यूशन दिया है, वो आप किसी और पर्पस पे लगा दें, तो ये इम्प्लिसिट रिस्ट्रिक्शन होती है, जिसको आपने फॉलो नहीं किया तो आपका काम जो है वो खराब हो जाएगा। अब ये कुछ बेसिक बातें थी। हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हमें डिस्काउंट, जब हमें मिलेगा फंड, जब हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो हम फंड बनाएंगे। ठीक है जी। तो डिफरेंट टाइप की कंट्रीब्यूशंस हैं और डिफरेंट टाइप की इनकी ट्रीटमेंट होगी। वन बाय वन अब हम इसको देखते हैं। जी जनाब, हमने ये बात कर ली है कि जब हम कंट्रीब्यूशन हमें मिलेगा या जब हमें कोई पैसे मिलेंगे तो हम उसको अपने पास इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं या हम उसका फंड बनाएंगे। हमने ये बात की, जरा मैं रिपीट कर देता हूँ। हम कहते हैं कि हमें कुछ कंट्रीब्यूशन मिला, हम उस कंट्रीब्यूशन को देखेंगे कि क्या इसके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं अटैच। इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन तो हम इसको इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे फौरन से। अच्छा जी, अगर इसके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि यस देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, तो फिर हम उसको फंड के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। हम उसको क्या करेंगे, उसको एक फंड के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। फंड हमारे रिजर्व्स की तरह का होता है, यानी कि जिस तरह से हम लोग रिजर्व्स मेंटेन करते हैं जो हमारी क्रेडिट साइड पे आता है, तो बेसिकली हम इसको एक लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट करेंगे। और जब तक हमारी वो जो कंडीशंस है वो मीट नहीं होती है, उस वक्त तक ये लायबिलिटी रहेगा। अच्छा, जब हमारी लाइव कंडीशंस मीट होंगी तो हम इसको उस साल, जिस साल कंडीशंस मीट हो रही हैं, उस साल इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर देंगे। इसमें हो सकता है कि ऐसे भी हो कि आपकी जो कंडीशन है वो फौरन से मीट हो जाए और आपका सारा का सारा फंड जो है ये आपकी इनकम बन जाए। ऐसे भी हो सकता है कि आपने जो कंडीशंस रखी हुई हैं वो ऐसी हैं जो ओवर द ईयर मीट होनी है, तो जिस साल जितनी जितनी कंडीशन मीट होती जाएगी उस साल उतनी उतनी इनकम बनाते चले जाएंगे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, एज much as condition is met। ये मैं वर्ड यूज करता होता हूँ, as much as condition is met, यानी कि जितना कंडीशंस मीट हो गई हैं उतना जो है वो आपने उसको इनकम में रिकॉर्ड कर देना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस सिचुएशन की बात करते हैं। देखिए, जब आपने कोई कंट्रीब्यूशन आपको रिसीव हुआ है, जिसे हम अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे? जब आपको कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और हम क्रेडिट करेंगे कंट्रीब्यूटेड इनकम को। ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस के अंदर रिकॉर्ड होगी इस साल, यानी कि इसी साल आपने इसको इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया। इसके एक एग्जांपल समझते हैं जी। एन एजुकेशनल एनपीओ रिसीव्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम मिस्टर जमाल सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दिस लैंड और सेल प्रोसीड्स फ्रॉम इट्स डिस्पोजल सेल ओनली बी यूज्ड टू अचीव द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ। ये बात हम लोगों ने की थी कि उसने कहा है कि भाई जनरल ऑब्जेक्टिव जो है इनको मेंटेन करने के लिए आपको जो है ना ये पैसे दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपकी एक जनरल या अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है। ठीक है जी, अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, जो अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन होती है उसको हम डायरेक्टली इनकम में रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कि इस साल हम लोग ये करेंगे कि हम लोग इसको इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। हम कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, बल्कि इसने हमें लैंड दिया है, इसने हमें जमीन दी है, तो हम लोग एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे हम कंट्रीब्यूशन इनकम को। ठीक है, और अमाउंट क्या होगी जनाब? 15 मिलियन। 15 मिलियन का एसेट जो है वो हमारे पास आ गया है। 15 मिलियन अकाउंट डेबिट और 15 मिलियन अकाउंट क्रेडिट। सिंपल, आपने इसको इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लेना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। philanthropist donated rupees 5 million to a NPO without restriction, unrestricted contribution है, the NPO invest this amount in a fund deposit amount
deposit account and earn 400,000 in interest during the year. अच्छा, ये बात समझ लें कि जो अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है वो आप इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, और अगर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट इनकम भी आपको मिलती है, अक्सर औकात इस तरह के पैसे बैंक में इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है एनपीओस के अंदर कि वो बैंक में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, जो उनको कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो उसके ऊपर जो इनकम भी आएगी ना, अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन की इनकम भी आपने जो है वो अपने प्रॉफिट के तौर पर रिकॉर्ड कर लेनी है। ठीक है जी, चाहे वो कंट्रीब्यूशन हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट इनकम हो, ये दोनों चीजें आपने एज ए प्रॉफिट रिकॉर्ड करनी है। तो फॉर एग्जांपल जो हम लोगों को 5 मिलियन मिले हैं, हम उससे कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और कंट्रीब्यूशन इनकम को क्रेडिट करेंगे, और अमाउंट कितनी होगी जनाब, 5 मिलियन। और जब हमें उसका इंटरेस्ट मिलेगा, कैश में मिला ना इंटरेस्ट, कैश या बैंक में आया, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कर देंगे, और ये इंटरेस्ट इनकम भी आपकी इस साल की इंटरेस्ट होगी 0.4 मिलियन, 0.4 मिलियन। तो वट एवर, जब यही बात मैंने कही है कि जब आपको कंट्रीब्यूशन मिले जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो उसको सीधा सीधा इनकम में रिकॉर्ड कर ले। अकाउंटिंग एंट्रीज भी हमने सीखी है, समझिए ये तो था आसान। और जो कंट्रीब्यूशन है कंडीशन के साथ, वो तो उससे भी ज्यादा आसान है। ठीक है जी, कंडीशन के बारे में हमने ये बात की थी कि जब वो हमें पैसे मिलेंगे, हम उसको लाइबिलिटी के तौर पे फंड में रिकॉर्ड करेंगे, और जब जब वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, हम उसको इनकम में मूव करते जाएंगे। जिस साल जितना एज मच एज द कंडीशन इज मेट, हम लोग उसको प्रॉफिट में मूव करते जाएंगे। सही है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अक्रूड एक्सपेंस इनकम होती है आपकी। आपने फॉर एग्जांपल किसी को पहले एडवांस में पैसे आपको आ गए, और बाद में आपने चीजें देनी है या बाद में आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इसी तरह से ही होता है कि आपको एडवांस में पैसे आ गए, आपने उसको लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लिया, और उसके बाद जो है वो आपने जैसे जैसे वो कंडीशंस मीट करते गए, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। तो जनाब, रिकॉर्डिंग ऑफ द कंट्रीब्यूशन एंड ग्रेडिंग ऑफ द फंड डेफरल मेथड के अंदर अगर आपको इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन मिल जाए, ठीक है जी, इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन क्या होती है? इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन जो होती है वो ये है कि आपको अमाउंट मिलती है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ कैश मिलता है, और वो कैश आपने यूटिलाइज नहीं करना, यानी कि यूटिलाइज नहीं करना आपने उस कैश को, आपने उस कैश को करना है इन्वेस्ट। ठीक है जी, और उस इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम आएगी, और वो इनकम आपने यूज करनी है फॉर द पर्पस। ठीक है जी, दैट इनकम विल बी यूज्ड फॉर द पर्पस। सही है जी, तो ये जो होता है ये आपका इंडोमेंट फंड होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको कैश मिलेगा, तो आपने उसको अपने पास कैश के तौर पर रिकॉर्ड तो करना है, लेकिन फौरन ही आपने उसको इन्वेस्ट भी कर देना है। ठीक है, या जो भी उसने कहा हुआ है कि इसके साथ क्या करना है वो आपने इन्वेस्ट कर लिया। फिर उसकी आएगी इनकम, जब उसकी इनकम आएगी तो वो इनकम आपने रिकॉर्ड करनी है, और फिर उसके बाद आपने उसको एक्सपेंस आउट करना है। ठीक है जी, यूटिलाइज करना है। ठीक है जी, तो ये इसकी 3-4 जो है ना वो स्टेजेस बनेंगी। यूटिलाइज करना है आपने इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है, एग्जांपल समझे, a professional body of accountants received fund of rupees 100 million for financial support of deserving students, with a requirement that it will be invested and 80% of the investment income shall be used for the students support and 20% of the investment income shall be added to the fund investment। बहुत ही ज्यादा आपको स्पेसिफिक किस्म की रिक्वायरमेंट उन्होंने दे दी है। दूसरा उसने ये कहा है कि इसको आपने इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इन्वेस्ट के वर्ड से आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये आपकी जो है वो इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। कैश जब आपको इसका मिलेगा तो आप इसकी क्या एंट्री करेंगे भैया, आप इसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको कैश मिला है, तो कैश अकाउंट आप करेंगे डेबिट। और यहाँ पे अब आपको इंडोमेंट फंड मेंटेन करना होगा। हम इसे कह सकते हैं फॉर फंड फॉर क्या पर्पस था, फी, फी ऑफ डिजर्विंग स्टूडेंट, या फंड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है जी, हम लोग कह सकते हैं जो भी इसका नाम है, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आपको फंड मिला है, ये आपने यहाँ पे अपने पास रिसीव रिकॉर्ड कर लिया। आपको कैश मिला, आपने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। कितना अमाउंट है जी, 100 मिलियन। फिर उसने कहा था कि इसके ऊपर पहली कंडीशन क्या थी, अभी ये देखें, ये आपने इनकम के तौर पर रिकॉर्ड नहीं किया, आपने फंड के तौर पे बनाया, और ये फंड जो है ये आपका लायबिलिटी साइड पे फंड्स के अंदर आएगा। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, उसने ये कहा कि भाई ये जो कैश आपको मिला है, ये कैश जो है ये आप इन्वेस्ट करेंगे। तो हम दूसरी एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि द अमाउंट वाज इमीडिएटली इन्वेस्टेड इनटू ए सेविंग अकाउंट। हमने फिर एक सेविंग अकाउंट बनाया। हमने कहा कि फंड
फाइनेंशियल सपोर्ट सेविंग अकाउंट, जो भी इसका नाम आप रखना चाहें, ये एक सेविंग अकाउंट है जो फाइनेंशियल सपोर्ट का है, और कैश अकाउंट क्रेडिट, जो आपका कैश आया था वो आपने बैंक में जमा करा दिया 100 मिलियन से, यानी कि आपने क्या किया, आपने ये पैसे कर दिए इन्वेस्ट। ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब साल गुजरा और आपको 17% इंटरेस्ट मिला। ठीक है जी। वो जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो आपकी इंटरेस्ट इनकम है, लेकिन आपने उसको भी इनकम के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब तक वो कंडीशन मीट नहीं करेंगे आप उस वक्त तक इसको इनकम के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर 1 द इंटरेस्ट रेट वाज 17% एंड द इंटरेस्ट इनकम वाज रिसीव्ड एट द ईयर एंड। ओके, तो हम लोग इंटरेस्ट इनकम के लिए क्या करेंगे, कैश या बैंक में हमारे पास आएंगे पैसे। ठीक है, और हम लोग जो है ना वो बैंक में या कैश में, क्योंकि सारी एंट्रीज कैश में ही कर रहे हैं तो चलो कैश में ही लिख लेते हैं कि कैश हमें आ गया और इंटरेस्ट इनकम अराइज हुई है। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट इनकम अराइज हुई है ना, ये आपकी किधर अराइज हुई है, ये आपकी अराइज हुई है फंड के अंदर। तो हम लोग फंड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, फंड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, फंड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसी के अंदर हम लोग जो है ना ये 0.17 मिलियन ऐड कर देंगे। हमने इसको इनकम के तौर पर रिकॉर्ड नहीं किया, हमने इसको फंड के अंदर ही ऐड कर दिया। ये जो फंड हमने बनाया था, फंड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, जो हमने फंड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट बनाया था, उसी के अंदर हमने इसको ऐड कर दिया। यानी कि वो जो हमने फंड बनाया हुआ था, जो भी प्रॉफिट आता है वो भी उसी के अंदर ऐड कर दिया जाता है, जितना भी उसके ऊपर इंटरेस्ट आया है। अब क्या हुआ, अब ये था कि द होल अमाउंट वाज एलोकेटेड एज द स्टूडेंट सपोर्ट एज डायरेक्टर। जिस तरह से हमें उसने कहा था, उसने हमें ये कहा था कि जितना भी इंटरेस्ट आया करे, जितना भी हमें प्रॉफिट मिला करे, उस प्रॉफिट का 20%, यानी कि 0.17 मिलियन का 20% जो है, 0.17 मिलियन का 20% विल बी रिकॉर्डेड एज इनकम। तो हम लोग लिखते हैं 0.17 मिलियन का 20%, ये इन्वेस्ट करना है, ये बच्चों की फीस जमा करनी है। ठीक है जी। तो 0.17 का 17 लाख का, सॉरी 1,70,000 का 100 मिलियन, अच्छा सॉरी 0.17 मिलियन है, फिर ये 17 मिलियन बनेगा, और 17 मिलियन का 20% जो है वो 3.4 मिलियन होता है जी, 3.4 मिलियन। तो अब आप क्या करेंगे, 3.4 मिलियन का स्टूडेंट सपोर्ट करेंगे, और स्टूडेंट सपोर्ट के साथ साथ आप जो है वो 3.4 मिलियन की एलोकेशन भी करेंगे इनकम के तौर पे। तो फर्ज करें कि यहाँ पे द होल अमाउंट वाज एलोकेटेड, तो आपने सबसे पहले जो है वो एक्सपेंसेस किए। एक्सपेंसेस आपने क्या किया, आपने 34 लाख रुपए, ये 3.4 मिलियन बनता है, तो 34 लाख रुपए जो है आपने इन बच्चों की फीसें जमा दी हैं। बच्चों की फीसें कैश में दी हैं, तो आपने कहना है फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। क्यों? क्योंकि आपने कैश दिया कितना, 3.4 मिलियन का और 3.4 मिलियन का। ठीक है जी। और जब आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, साथ ही आपने उस एक्सपेंस की इनकम भी रिकॉर्ड करनी है, और वो इनकम आपको किधर से मिलेगी, वो आपको मिलेगी फंड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट के अंदर से। तो हम लोग कहेंगे फंड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, और ये हम कहेंगे इनकम फ्रॉम फंड। ठीक है जी। तो फंड से आपको इनकम उसी अमाउंट की मिलेगी 3.4 मिलियन की। ठीक है जी। तो अभी तक अगर आप देखें तो बिल्कुल सिंपल है, आपने कोई मुश्किल काम नहीं किया। पैसे आए थे, आपने उसके उससे फंड क्रिएट कर दिया, फिर आपने वो जो पैसे थे वो आपने बैंक में इन्वेस्ट किए, तो आपका एक सेविंग अकाउंट बन गया। फिर उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिला, तो हमने इंटरेस्ट जो है इनकम के तौर पर रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि हमने इंटरेस्ट जो है वो उसका फंड के अंदर ले गए। और इसके बाद जब हम एक्सपेंसेस पे करेंगे, तो एक्सपेंसेस जितने पे कर देंगे उतना ही हम फंड में से ट्रांसफर कर देंगे इनकम फ्रॉम फंड के अंदर। ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ प्रॉफिट कितना, मतलब इस साल इनकम कितनी रिकॉर्ड होगी, तो इस साल इनकम रिकॉर्ड होगी 3.4 मिलियन की, ये वाली एंट्री है। और इस साल एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होगा, 3.4 मिलियन का, ये वाली एंट्री है। ठीक है जी। और
फंड का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? हम अगर फंड का अकाउंट बनाएं, फंड का डी अकाउंट देखिएगा, फंड का ओपनिंग जो है वो क्रेडिट साइड पे आएगा, कुछ नहीं है, जीरो है। फिर हमने न्यू फंड मेंटेन किया कैश से, तो कैश से फंड मेंटेन किया 100 मिलियन का। फिर हमें न्यू फंड के अंदर 17 मिलियन का इंटरेस्ट भी आया, तो हमने इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया 17 मिलियन का। फिर हमने फंड में से 3.4 मिलियन जो है वो पे किया, तो हम लोग कह देंगे इनकम, यानी कि इनकम की तरफ चला गया, तो इनकम की तरफ चला गया 3.4 मिलियन। ठीक है जी। और अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस फंड का कितना आ रहा है जी? फंड का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 117 माइनस 3.4, तो ये बना जी 113.6 मिलियन का फंड बन गया। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका फंड का अकाउंट टैली हो गया। ठीक है जी। अगर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तो हम लोग सबसे पहले इनकम्स लिखेंगे। इनकम्स के अंदर हम लोग लिखेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल सपोर्ट फंड से जो हमें पैसे मिले हैं वो मिले हैं 3.4 मिलियन। और एक्सपेंसेस के अंदर हम लिखेंगे स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सपेंस 3.4 मिलियन माइनस में। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। रूल फिर वही है कि हमारे पास जो पैसे आए हमने उसको फंड में लिख दिया। दूसरा रूल, उससे जो इनकम आई वो भी फंड में डाल दी। और फिर फंड से सिर्फ उतना ही निकाला, जितना फंड से हमें प्रॉफिट मिला था, जितना फंड से हमने निकाल सकते थे उतना ही हमने फंड से निकाला है। हाँ, यस, गलती हो गई, चले बस ये अमाउंट चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे, 80% बच्चों पे इन्वेस्ट होगा, मैंने पूरा सही से नहीं पढ़ा था, तो हम लोग बिल्कुल इसको भी चेंज कर लेते हैं। ये जो है ये 80% इन्वेस्ट होगा, तो ये मेरे पास बनेगा जी 17 मिलियन का 80% 13.6 मिलियन बनता है जी। 17 मिलियन का 80% 17.08 13.6 मिलियन बना जी, 13.6 मिलियन। फिर ये जो एंट्री है ये भी 13.6 मिलियन से होगी, 13.6 मिलियन से, 13.6 मिलियन से और 13.6 मिलियन से। ठीक होगा जी, आगे चलते हैं। ये होगा जी 13.6 मिलियन और ये क्लोजिंग हो गया 103.4 बन जाएगा फिर ये। और इधर भी जो है ये भी 13.6 मिलियन बन जाएगा। ले जनाब, करेक्शन कर दी मैंने। दोबारा बताता हूँ, देखिए हमने क्या किया, जो फंड मिला उसका जो है वो क्रिएट कर लिया, जो पैसे मिले उसका फंड क्रिएट कर लिया। तो बेसिकली फंड के ना वर्ड से हमें लगता है कि ये पैसे हैं। ठीक है, पैसे आपको कैश में मिले हैं, तो पैसों वाली साइड कैश की है। फंड जो है ये एक टी अकाउंट होता है जो आप मेंटेन कर लेते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज करने के लिए, तो आप उसको फंड का नाम दे देते हैं अकाउंट्स के अंदर। तो फंड जो होता है उसमें वो क्रेडिट साइड आती है कैश की, कि भाई इतना फंड मुझे मिला है, तो फंड से आपके साथ जो है वो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। तो पहले फंड के तौर पे हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। फिर जितनी इनकम आई वो भी हमारी इनकम नहीं थी, जो इंटरेस्ट इनकम मिली है वो भी हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम के तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर भी एक कंडीशन है। ठीक है, और वो कंडीशन जो है वो हमने जब मेंटेन की, जब मीट की, तो फिर हमने फिर उसमें से जितनी कंडीशन मीट की है हमने उतना वहां से निकाल के तो इनकम में रिकॉर्ड कर लिया। कंडीशन कैसे मीट किया? कंडीशन ऐसे मीट किया कि आपने उसने कहा कि द होल एलोकेटेबल अमाउंट वाज यूज्ड, तो जितनी एलोकेटेबल अमाउंट यूज थी उतनी हम लोगों ने एक्सपेंसेस के तौर पे भी रिकॉर्ड किया। यानी कि उसको यहाँ पे ये बताना चाहिए था कि हमने बच्चों को 13.6 मिलियन जो है वो उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी साल के अंदर दे दी है। यानी कि इस बात का ये मतलब है, जो इसमें लिखा हुआ था होल एलोकेटेबल अमाउंट वाज यूज्ड, इसका मतलब ये है कि बच्चों को हमने 13.6 मिलियन के फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे दी है। इसका मतलब ये है कि आपने कैश पे कर दिया है, इसलिए ये वाली एंट्री मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, और जितनी आपने दे दी हुई है फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर उस लिमिट के अंदर अंदर रहते हुए किया है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उतनी अमाउंट फंड में से निकाल के इनकम में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आपकी लिमिट है, आपने उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। मैक्सिमम लिमिट है जितना आप यूटिलाइज कर ले, तो आपने फर्ज करें कि वो आपको कहता है कि 13.6 मिलियन यूटिलाइज नहीं हुआ, हमने बच्चों को जो फाइनेंशियल सपोर्ट दी है ना वो दी है
फॉर एग्जाम्पल टोटल लिमिट थी 13.6 मिलियन की, हमने बच्चों को जो फाइनेंशियल सपोर्ट दी है वो दी है 15 मिलियन की, ठीक है। तो इनकम के अंदर से आपने अभी भी 13.6 ही निकालना है। क्यों? क्योंकि आपकी रिस्ट्रिक्शन या रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 13.6 मिलियन से ज्यादा नहीं निकालना। तो हाँ, लेकिन अगर ये होता कि आपको वो कहता है कि आपने 10 मिलियन सिर्फ किया है, तो फिर आप फाइनेंशियल फंड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट के अंदर से भी 10 मिलियन ही निकालना था। यानी कि लोअर हो तो जा सकता था, लेकिन अपर हो तो नहीं जा सकता, क्योंकि अगेन वही बात कि आपकी कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि आपने इसमें से सिर्फ 80% निकालना है जो इस साल की इनकम है उसका। ठीक है जी। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन। इसी प्रिंसिपल को, इसी रूल को सामने रखते हुए, जो रूल हमारा क्या था, हमारा जो रूल था वो ये था भैया कि हम लोगों ने कहा था कि अगर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर हम उसको इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे, और अगर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो पहले हम उसको फंड के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, और फिर जैसे जैसे कंडीशन मीट होती जाएगी हम उसको इनकम में रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन का भी पढ़ लिया है कि एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन जो होता है उसका फंड मेंटेन होगा, और फंड के बाद हम उसको, उसकी जितनी भी कंडीशंस मीट होती हैं हम उसको उतना उतना इनकम में रिकॉर्ड करते जाएंगे। अब हम तीसरी सिचुएशन की तरफ चलते हैं जिसमें कोई और कंडीशन होती है, सही है, और उसमें ओरिजिनल अमाउंट भी जो है वो यूटिलाइज हो रही होती है। अच्छा जी, तीसरी सिचुएशन की तरफ चलते हैं जब आपके एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन एक ऐसी कंट्रीब्यूशन है जिसके साथ कोई रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, कोई ना कोई कंडीशन है। तो रूल वही है कि जब कंडीशन मीट होगी तो उसको इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर देंगे, और अगर कंडीशन मीट नहीं हुई होगी तो फिर हम उसको इनकम नहीं बल्कि हम उसको फंड के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई करंट पीरियड के एक्सपेंसेस के लिए इनकम पैसे मिलते हैं, आपको कुछ पैसे मिले, उन्होंने कहा कि भाई इस साल जो तुमने सैलरीज देनी है ना, उस सैलरीज के लिए तुम्हें फंड मिल गया। जैसे कोविड के अंदर गवर्नमेंट ने ये कहा था कि भाई जो एम्प्लॉयज को आप ना निकालें, अगर आपको एम्प्लॉयज को सैलरी देने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप गवर्नमेंट से फंड ले लें, ठीक है। तो इस तरह के फंड वगैरह जो होते हैं जो कि करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए होते हैं, इसको आप डायरेक्ट इनकम में रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है आपने इसी साल मीट कर लेनी है, ठीक है। तो फिर रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन जिसके साथ कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन अटैच होती है, लेकिन वो कंडीशन आपने इसी साल मीट कर लेनी है, तो फिर आप उसको इनकम में रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर इसी तरीके से फ्यूचर पीरियड एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि अगले साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे भी हो सकता है कि आपको कुछ पैसे मिले और वो आप रिकॉर्ड कर ले, वो हो कि जी अगले 3 सालों के एक्सपेंसेस के लिए है, अगले 3 सालों में आपने इसको करना है। तो आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले उसको डेफर्ड कंट्रीब्यूशन में ऐड करेंगे, यानी कि उसका फंड बनाएंगे, और उसके बाद आप उसमें फंड में से उतनी अमाउंट जितनी आपने इस साल यूटिलाइज करनी है वो वहां से निकाल के प्रॉफिट में चार्ज करते जाएंगे। यानी कि पहले आपने फंड में डाल दिया, फिर जितनी कंडीशन मीट हुई उतना उतना आपने प्रॉफिट में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, इनकम, कंट्रीब्यूटेड इनकम में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। फिर अगर आपको कुछ पैसे मिले जो एक डेप्रिसिएबल एसेट को परचेज करने के लिए होंगे, या एक ऐसे लोन को रीपे करने के लिए जो कि डेप्रिसिएबल एसेट को परचेज करने के लिए लिया गया था, तो दो सिनेरियोज है, या आपको कुछ कंट्रीब्यूशन मिले उससे आप एक एसेट परचेज कर लें, या आपने पास में कोई एसेट परचेज किया हुआ था लोन लेकर, उस लोन को रीपे करने के लिए आपको कुछ कंट्रीब्यूशन मिल जाए। ये दो सिनेरियोज है, यानी कि आपको कोई एसेट और आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाए, या आपको एसेट चाहिए था, आपने लोन लेकर एसेट लिया, लेकिन वो लोन रीपे करने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एम्बुलेंस चाहिए थी, आपने लोगों को कहा कि एम्बुलेंस चाहिए, एम्बुलेंस के लिए पैसे दे दे, किसी ने नहीं दिए, आपको मजबूरी थी, आपने बैंक से लोन ले लिया। एक बंदा आया, क्या हुआ यार, मैं तो गाँव गया हुआ था, तुम लोगों ने एम्बुलेंस ले भी ली, तो मैं तुम्हें इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो वो कहेगा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम पैसे दो, मैं बैंक को पैसे वापस कर दूंगा, और बैंक को जो है वो सूद समेत पैसे वापस चले जाएंगे। तो कोई भी ऐसा कंट्रीब्यूशन जो एसेट को परचेज करने के लिए दिया जाए, या एसेट को परचेज करने वाले लोन को रीपे करने के लिए दिया जाए, ये दोनों सिचुएशंस काफी ऑब्वियस होती हैं और काफी फ्रीक्वेंटली होती हैं। अक्सर औकात ऐसे होता है कि बैंक से लोन लेकर बहुत बड़ा एसेट परचेज कर लिया जाता है, जैसे बिल्डिंग या लैंड या इस तरह की कुछ चीज, और फिर उसके ऊपर चंदा चंदा इकट्ठा करते रहते हैं। फिर एक बंदा कहता है कि यार ये तुम्हारी बिल्डिंग मैं फाइनेंस करना चाहता हूँ, तो आप उसे कहते हैं कि यार बैंक से भी इतना लोन रहता है, वो दे दो, हम लोग जो है ना वो बैंक में वो कर देंगे,
पेमेंट कर देंगे और ये तुम्हारे नाम की तख्ती लग जाएगी इधर। ठीक है जी। तो इस तरह की सिचुएशंस में क्या होता है कि आपको जो भी कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है उसको डेफर्ड कंट्रीब्यूशन के तौर पे आपने रिकॉर्ड करना है, और जैसे जैसे एसेट डेप्रिसिएट होगा बिल्कुल सेम उसी पैटर्न के ऊपर आपने डेफर्ड कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट इनकम के अंदर उसको रिकॉर्ड करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपको एक कैश मिला और डोनेशन मिला, आपने उससे बिल्डिंग ले ली। डोनेशन मिला 30 मिलियन का और बिल्डिंग ली आपने उससे 30 मिलियन की। अब बिल्डिंग आपका एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा और डोनेशन जो है वो आपका फंड रिकॉर्ड हो जाएगा। एसेट जो है ना वो हर साल डेप्रिसिएट होता है 10% के ऊपर, तो हम हर साल एसेट की डेप्रिसिएशन करेंगे, हम हर साल एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और हर साल डोनेशन में से भी 10% के हिसाब से इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। इसी तरह से जैसे जैसे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होती जाएगी बिल्कुल सेम उसी पैटर्न के ऊपर फंड के अंदर से पैसे निकल के इनकम के अंदर जाते जाएंगे। जस्ट लाइक गवर्नमेंट ग्रांट, जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है तो आप उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं और जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाते हैं या जैसे जैसे जो एसेट है वो डेप्रिशिएट होता जाता है वैसे वैसे आप गवर्नमेंट ग्रांट को निकाल के इनकम में रिकॉर्ड करते जाते हैं। मैं सिंपल एक बात बता रहा हूँ कि देखिए ना, इसको समझना बड़ा आसान है। आपके वालिद साहब अगर आपको कुछ पैसे दें और आपको वो कहें कि भाई ये लो तुम्हारा खर्चा, तो वो आपका जेब खर्चा है, वो आपका जेब खर्चा है, आप उसको अपनी इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको कुछ पैसे दें और कहें कि भाई ये पैसे ले लो, रख लो, फला जगह पे जाना और उस जगह पे से ये चीज जो है ये करनी है तुमने, ठीक है, यानी कि तुमने जो है ना फॉर एग्जांपल ये चीज लेकर आनी है। वो चीज जब आप लेकर आएंगे तो जो पैसे बच जाएंगे तो आपके वालिद साहब कहते हैं कि भाई वो पैसे तुम रख लेना, ठीक है। तो अगर आप वो चीज लेकर आएंगे तो ही आप जो बचेंगे 10 रुपए वो जेब में रखेंगे ना। अगर वो चीज आप लेने गए और वो आपको नहीं मिली तो आपको घर आके सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि आप वो चीज ही नहीं लेकर आए जिसकी रेजगारी बचनी थी और आपने उसमें से वो जेब में डालनी थी। तो जब एक कंडीशन मिल गई तो अब आपके पास जितने पैसे हैं वो उसमें से कुछ भी आपकी इनकम नहीं है। जब तक वो कंडीशन मीट नहीं होगी आपकी इनकम अराइज नहीं होगी। इसी तरह से एनपीओ के अंदर भी होता है, ठीक है, कि आप एनपीओ के अंदर भी होता है कि जब आपके को कंडीशन मिल जाती है तो जब तक आप कंडीशन मीट नहीं करते वो आपकी इनकम नहीं बनती, ठीक है जी। और जब आप कंडीशन मीट करते हैं तो आपकी इनकम बन जाती है। ठीक है, ये जो आप फट्टी लगाते हैं ना, ये जो फट्टी आप लगाते हैं ये बेसिकली आपकी इनकम होती है। लेकिन अगर वो चीज़ ही ना मिले तो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप अपने पैसे बीच में से काट लें और वाले साहब को ला के बाकी पैसे दे देंगे जी इतने की चीज आनी थी लेकिन नहीं आई तो मैंने फटी लगा ली है, तो अब्बा जी फिर आपको फटे लगाएंगे। आप समझते हैं ना फटे क्या होते हैं। तो ये चीज है। इसी तरह से सेम गोज है, ये जो फटियां होती है ना इससे, फटी समझते हैं ना आप, ये जो आप बीच में जो अपना जो गार्ड लगाते हैं कि 100 रुपए की चीज थी, आप 90 रुपए की चीज थी, आपने कहा जी 100 रुपए की आई है, 10 रुपए आपने अपनी जेब में रख लिए। फिर अगर आपको यही सारी कंडीशन हो लेकिन वो चीज नॉन डेप्रिसिएबल हो, यानी कि आप एसेट ले लेते हैं जो नॉन डेप्रिसिएटेड होता है, नॉर्मली ये बेसिकली लैंड ही होता है, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, एक ऐसा एसेट जो डेप्रिसिएट नहीं होना है। नॉर्मली मेरे जहन में फौरन फौरन इस तरह की कोई एग्जांपल नहीं आ रही जो सिंपल भी हो और नॉन डेप्रिसिएबल चीज हो। तो लैंड होता है नॉर्मली जो नॉन डेप्रिसिएबल होता है। इसी तरह से कुछ एंटीक आइटम्स होती हैं जो आपको कुछ पेंटिंग्स मिल गई जो कि आपके पास एज ए कस्टोडियन आ गई है या आपने कहीं से परचेज कर ली है, पैसे बहुत ज्यादा आ गए थे। या ऐसे हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जैसे जावेद मियांदाद का वो वाला बैट जिसमें उसने एशिया कप के अंदर आखिरी बॉल के ऊपर जब 6 स्कोर चाहिए था तो उसने इंडिया के एक बॉलर को छक्का मार दिया था। तो वो वाला जो बैट था वो एक एंटीक आइटम है। मोनालिसा की पेंटिंग एक एंटीक आइटम है। ये आइटम्स अगर आप परचेज कर लेते हैं तो ये नॉन डेप्रिसिएबल होती हैं, क्योंकि ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी होती है। आपने वो वाला बैट जिससे शाहिद अफरीदी ने एशिया कप के सेमीफाइनल में या शायद फाइनल में सेमीफाइनल में शायद इंडिया के बॉलर को 2 छक्के मारे थे, वो वाला जो बैट है उससे आप कभी दोबारा नहीं खेलेंगे क्योंकि वो एक यादगारी बैट है।
इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स होते हैं। तो अगर आपको नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स मिल जाए या उसके लोन को चुकाने के लिए कोई कैश मिल जाए, तो फिर आप उसको बिल्कुल इसी तरीके से रिकॉर्ड करते हैं जैसे रिकॉर्ड करना है, लेकिन उसकी फिर ट्रांसफर नहीं होता, उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, तो फिर वो ट्रांसफर भी नहीं होगा। ये हमेशा आपके पास फंड के तौर पे, कैपिटल एसेट फंड के तौर पे पड़ा रहेगा। ठीक है जी। नॉन डेप्रिसिएबल एसेट जो है वो कैश यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे एसेट का वर्ड आना चाहिए। तो आप उसको एसेट के तौर पे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और कैपिटल एसेट फंड के तौर पे भी रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है जी। फिर फ्यूचर में जब कभी आप इसको बेचेंगे, उस वक्त आप इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे और डिस्पोज ऑफ करते हुए इसकी एंट्रीज करेंगे। ठीक है जी। सो ये था जी फंड अकाउंटिंग। 100 बातों की एक बात, 100 सुनार की एक लोहार की वाली बात, कि भाई उसको इनकम तब रिकॉर्ड करना है जब वो आप उसकी कंडीशन मीट कर लेंगे। उससे पहले उसको डेफर्ड इनकम के अकाउंट में रख लेना है, जिसको हम लोग फंड कहते हैं। ठीक है जी। फिर ये छोटी छोटी थ्योरेटिकल चीजें हैं, ये हम कल भी कर सकते हैं, आज भी करेंगे। अभी हम लोग ना एक सवाल करते हैं। देखिए, हम लोगों ने कल क्वेश्चन किए थे, ये पेशावर बिजनेस क्लब वाला सवाल हमने किया था। ये नवाबशार वाला ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसका एनपीओ के कॉन्सेप्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें सारी चीजें हैं, पैसे, इनकम, रिसीट, हर चीज। और बाद में जो है ना, इन्होंने ये दिया हुआ है। आप लोगों ने ये आई कैप की बुक से क्वेश्चन मैंने लिया है, आपने इसको करना है। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, अब एक छोटा सा फॉर्मेट देख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स का। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की तरह ही होता है कि आप इसमें, अगर जब हम इक्विटी बनाते थे तो हम कहते थे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व्स, इनके ओपनिंग लिखते थे पहले लास्ट ईयर के, फिर उसमें मूवमेंट्स आती थी लास्ट ईयर की, और फिर उसमें क्लोजिंग आता था। फिर हम लोग मूवमेंट्स ऑफ करंट ईयर लिखते थे और फिर उसमें क्लोजिंग आता था करंट ईयर का। ठीक है, ऐसे ही करते थे ना। ये होता था हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और बिल्कुल इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स होता है, सिर्फ इसके हेडर्स के नाम फर्क होते हैं। ये होता है जनाब फंड्स, और फंड्स की 3 कैटेगरीज होती है। आपको पता है फंड्स 3 तरह के होते हैं, तो हम सारे फंड्स लिख देंगे और फंड के साथ उसका नाम लिखेंगे। फंड का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं जी जनरल फंड। ये जो जनरल फंड होता है ना, ये आपका बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग्स की तरह होता है, जिसमें आपने सारे सालों का प्रॉफिट शॉफिट जो सरप्लस होता है वो ऐड किया होता है। फिर इसी तरह से कुछ फंड्स हो सकते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो उनके साथ रिस्ट्रिक्टेड का वर्ड यूज करेंगे हम, रिस्ट्रिक्टेड फंड्स, जो उसका नाम होगा वो लिखेंगे। रिस्ट्रिक्टेड फंड नंबर 2 एक और भी हो सकता है। यानी कि जितने भी रिस्ट्रिक्टेड फंड है सारे अलग अलग यहाँ पे लिखेंगे। और अगर कोई आपका इंडोमेंट फंड है तो वो भी लिखेंगे अलग करके, यानी कि फंड्स इकट्ठे नहीं करने। दूसरी चीज ये है कि इसमें कंपैरेटिव फिगर जो है वो बनाने की आपको जरूरत नहीं है। इसमें कंपैरेटिव फिगर का सवाल नॉर्मली नहीं आते, सिर्फ आपका जो है ना वो करंट ईयर की मूवमेंट ही कहता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से होगा, हम ओपनिंग लिखेंगे, हम कुछ क्रिएशन वगैरह लिखेंगे। अगर कोई फंड क्रिएट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, हम कैश के साथ उसको लिख लेंगे। अगर हमारी किसी फंड की जो है वो इनकम या एक्सपेंसेस या इस तरह की कोई चीज है तो वो हम लिखेंगे। तो याद रखिएगा कि रिस्ट्रिक्टेड फंड और इंडोमेंट फंड, इनकी इनकम्स, इनके एक्सपेंसेस, इनकी क्रिएशन और इनकी डिलीशन, इन सब की जो मूवमेंट होती है वो हम नेट एसेट्स में दिखाते हैं। और जो जनरल फंड की मूवमेंट होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जनरल फंड की जो मूवमेंट होती है वो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड फंड में कोई इनकम आएगी तो हम रिस्ट्रिक्टेड फंड की इनकम नेट एसेट के जो है ना वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में दिखाएंगे। रिस्ट्रिक्टेड फंड में या इंडोमेंट फंड में कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस आएंगे तो वो सारी इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो हम नेट एसेट में शो कराएंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट के अंदर। और जो जनरल फंड होगा ना उसमें हम सिर्फ जनरल इनकम्स और जनरल एक्सपेंसेस लिखेंगे। तो ये एक नई बात है, एक नई बात है आप लोगों के लिए
कि पहले क्या होता था, इनकम और एक्सपेंसेस के अंदर टोटल सारी की सारी इनकम्स और सारी के सारे एक्सपेंसेस दिखाए जाते थे। लेकिन अब आपको मैं बता रहा हूं कि जो हमारी फाइनल जो फॉर्मेट होगा उसमें ये है कि इनकम और एक्सपेंसेस जो कि रिस्ट्रिक्टेड फंड के हैं या इंडोमेंट फंड्स के हैं वो आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में आएंगे, और जो बाकी इनकम और एक्सपेंसेस है वो जनरल फंड के अंदर आएंगे, या जनरल फंड के अंदर हम लोगों ने लिखने हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। सही है, इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको बिल्कुल बड़ी क्लियरली समझ आ जाएगी। सगाला स्पोर्ट्स लिमिटेड का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं। सगाला स्पोर्ट्स ऑटम 24 का क्वेश्चन था, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सगाला स्पोर्ट क्लब एज एट 30 जून 2024 का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ 30 जून का। अच्छा, जो ट्रायल बैलेंस इन्होंने बनाया है, इन्होंने बताया है अक्रूड एक्सपेंडिचर्स, ये आपकी लायबिलिटी है 17 मिलियन की, कैश एंड बैंक है 12 मिलियन का, एसेट हो गया, कंस्ट्रक्शन फॉर पेविलियन बिल्डिंग, कंट्रीब्यूशन फॉर पेविलियन बिल्डिंग, ये आपका जो है क्रेडिट बैलेंस है। इसका मतलब ये है कि ये आपका एक फंड है जो आपने मेंटेन किया हुआ है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है 11 मिलियन के, जनरल फंड एज एट 1 जुलाई 2023 102 मिलियन का, अदर एक्सपेंडिचर्स है, डेबिट है, एक्सपेंसेस होंगे, फिक्स एसेट जो है 96 मिलियन के, ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा। पेविलियन बिल्डिंग 27, ये भी आपकी पेविलियन बिल्डिंग भी एसेट है, ठीक है, लेकिन ये अलग करके शायद इसलिए दिखाया हुआ है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पेविलियन बिल्डिंग यानी कि इसका फंड भी है एक। पेमेंट फॉर स्कूल फी, स्कूल के बच्चों की फीस पे की है। सब्सक्रिप्शन के 3 अकाउंट्स है, प्लेयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज एट 1 जुलाई 2023, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है 8 मिलियन, रिसीवेबल है, ओपनिंग रिसीवेबल है 1 जुलाई 2023 का ओपनिंग रिसीवेबल है। इसके बाद जो है वो उसने कहा है कि जी प्लेयर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो ये इसने रिसीव किए हैं, तो ये क्रेडिट साइड पे ना, तो ये आपकी बेसिकली इनकम का अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड पे। जब आपने रिसीव किया होगा तो आपने कैश अकाउंट डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया होगा, तो ये 45 जो है इसको उसने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दे दिया है। उसने कहा जी कि जो रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है फॉर द ईयर वो है 45, और ड्यूरिंग द ईयर इन एडवांस जो है वो आपका है 15, यानी कि साल के दौरान जो मिला है वो बेसिकली 45 और 15 इन दोनों को जमा करके 60 मिला है, लेकिन 2 अलग अलग करके उसने बता दिए है कि भाई ये आपका इस तरह से मिला है कि उसका ये कॉन्स्टिट्यूएंट है कि 45 मिलियन इस साल का है, 15 मिलियन एडवांस है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। प्रिपेयर द फॉलोइंग यूजिंग द डेफरल मेथड, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनानी है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, यानी कि बैलेंस शीट बनानी है। सिंपल क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, आप इसको बस प्लेस करेंगे रेलेवेंट जगह पे। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ते हैं, फिर देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट फर्दर। पॉइंट 1 है, एक कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹20 मिलियन फॉर द पेविलियन वाज रिसीव्ड लास्ट ईयर। ठीक है जी, पेविलियन बनाना था, पेविलियन वो ग्राउंड के साथ वाली बिल्डिंग होती है जिसमें लोग बैठ के तो मैच देखते हैं, तो पेविलियन जो है ये बनाना था। द पेविलियन वाज कंप्लीटेड दिस ईयर एट ए कॉस्ट ऑफ ₹30 मिलियन एंड हैज बीन डेप्रिसिएटेड बाय 3 मिलियन, और उसकी डेप्रिसिएशन 3 मिलियन रिकॉर्ड की थी। उसने रेट वगैरह नहीं बताया, सीधी डेप्रिसिएशन बता दी। अब बेसिकली क्या है कि ये आपको एक कंट्रीब्यूशन मिला था जो आपका एक रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन होगा, जिसका मकसद ये था कि इन पैसों को आपने पेविलियन बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, और वो कितना है 20 मिलियन, आपने उसको 20 मिलियन के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया था। अब मूविंग फॉरवर्ड आपने एसेट को डेप्रिसिएट करना है क्योंकि एसेट जो है वो बन गया है, और फिर हमने ये बात की थी कि अगर एसेट से रिलेटेड हमें कोई फंड मिलेगा तो हमने उस फंड को भी उसी तरह से डेप्रिसिएट करना है। तो एक तो हमने एंट्री ये करनी है कि इस एसेट की जो है ना वो मूवमेंट करनी है, 20 मिलियन जो है इसमें से 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। जैसे 30 मिलियन का 3 मिलियन जो है ना वो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है एसेट के ऊपर, उसी तरह से हमने इसके फंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसने कहा प्लेयर्स सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹16 मिलियन वर आउटस्टैंडिंग एज एट 30 जून 2024। ठीक है जी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है वो 16 मिलियन का है, जो कहीं पे भी नहीं ऊपर लिखा हुआ था, तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का टी अकाउंट बनाएंगे हम और उसमें लिखेंगे ₹3 मिलियन शुड बी रिटन ऑफ। ये बैड डेट्स भी आ गए, ये भी हम लोगों ने प्रैक्टिस उसकी की हुई है कि बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं तो कैसे करने हैं। एंड इट वाज आल्सो एज इट वाज आल्सो आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जुलाई 2023, यानी कि पिछले साल के जितने आउटस्टैंडिंग होते हैं वो अगर इस साल भी ना मिले तो वो उसको बैड डेट कर देते हैं। ठीक है जी, दूसरी चीज ये है कि ड्यूरिंग द ईयर सम प्लेयर्स स्टार्टेड पेइंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस द होल ईयर रिसीविंग ए 20% डिस्काउंट
ठीक है, यानी कि ये जो 15 है ना, इसके ऊपर बेसिकली उनको 20% का डिस्काउंट मिला हुआ है। तो ये 20% डिस्काउंट मिलने के बाद 40% of these subscription should be considered 40% of these subscription should be considered in advance as at 30 जून 2024। उसने कहा है कि ये जो एडवांस हम लेते थे 15 मिलियन का, ये सारा का सारा ये रेंट पे एडवांस नहीं है, इसमें से कुछ आपका इनकम रिसीव भी तो हो जाएगी ना। सब्सक्रिप्शन जो थी रिसीव्ड इन एडवांस तो थी, लेकिन इसमें से सिर्फ 40% ऐसा है जो अगले साल के लिए, बाकी लोगों ने एडवांस में पे किया है लेकिन उसी साल वो हमारी इनकम बन जाना चाहिए था। तो ये 15 का जो है वो 40% जो है ये हमारा एडवांस होगा, 15,000 का 40%। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, ड्यू टू सिग्निफिकेंट बैलेंस इन द जनरल फंड। जनरल फंड के अंदर बहुत ज्यादा बैलेंस पड़ा हुआ है जी, कितना पड़ा हुआ है वैसे जाके देखें जरा। जनरल फंड के अंदर 102 मिलियन का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो वो कहता है कि जनरल फंड में 102 मिलियन पड़ा हुआ है। SSC's board of trustees has decided to establish the fund with rupees 24 million to contribute to the school fee for promising children from the town. Parents can apply for grant up to 50,000। ये 24 मिलियन जो है इन्होंने साइड पे कर दिया है, यानी कि खुद से एक कुछ पैसों के ऊपर कंडीशन लगा दी है कि ये पैसे जो है ये हम इसी खास काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपकी इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है। ये फंड रिस्ट्रिक्शन वाला है, लेकिन आपने खुद अपने ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है, दिस इज योर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने बात की है। एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगी हुई है पेविलियन वाले फंड के ऊपर, और इंटरनल रिस्ट्रिक्शन आपकी किसके ऊपर लगी हुई है, वो लगी हुई है आपकी स्कूल फंड के ऊपर। और स्कूल फंड से आपने पेमेंट भी की है, ये आपको याद होगा, हमने पढ़ा था 7 मिलियन की पेमेंट भी हो गई है इसमें से। तो जरा वन बाय वन चलते हैं जी। करना क्या है, आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो हम लोग लिखेंगे कंपनी का नाम SAGALA, सगाला स्पोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2024। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी इनकम्स, फिर हम लिखेंगे इसके एक्सपेंसेस, जिससे निकलेगा इसका सरप्लस या डेफिसिट। नेगेटिव होगा तो डेफिसिट निकलेगा, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग बनाएंगे सगाला स्पोर्ट्स क्लब का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और ये होती है जी एज एट 30 जून 2024। सबसे पहले हम इसके लिखेंगे एसेट्स, फिर इसके बाद हम लिखेंगे इसके फंड्स, एसेट का टोटल आएगा, फिर हम फंड्स लिखेंगे, और फंड्स के नीचे हम लोग इसके लिखेंगे लायबिलिटीज, और इनको जमा करेंगे। फेयर इनफ, ये हमारा फॉर्मेट बन गया। अच्छा, अब जरा इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो ट्रायल बैलेंस में है वो हमने रेलेवेंट अकाउंट्स में डालनी है, और उसके अंदर हमने इम्पैक्ट डालना है किस चीज का, ये जो एडिशनल एंट्रीज है उनका। ठीक है जी, तो वन बाय वन चलते हैं। अगर हम लोग वर्किंग से स्टार्ट कर लें, तो हमारा सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कंट्रीब्यूशन मिला हुआ जी 20 मिलियन का पेविलियन बिल्डिंग के लिए। तो पेविलियन बिल्डिंग के अंदर हम लोगों ने 3 मिलियन की डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करनी है। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि ये जो 11 मिलियन है, इसके अंदर आपका 3 मिलियन की डेप्रिसिएशन जो है ये चार्ज हो चुकी है, क्योंकि उसने क्या लिखा हुआ है, उसने ये लिखा हुआ है कि द डेप्रिसिएशन हैज बीन डेप्रिसिएटेड बाय 3 मिलियन। तो ये जो हमारी पेविलियन बिल्डिंग है ये तो डेप्रिसिएट हो चुकी है, लेकिन उससे रिलेटेड जो हमारे पास फंड था वो हमने डेप्रिसिएट नहीं किया हुआ। क्या समझे? तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि डेप्रिसिएशन हैज बीन डेप्रिसिएटेड का वर्ड उसने इस्तेमाल किया हुआ है, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो चुकी है। ये जो 11 मिलियन है डेप्रिसिएशन का, इसके अंदर वो डेप्रिसिएशन शामिल है। हाँ, लेकिन एक काम ये किया करना है हमने, कि हमने बात की थी कि हमने इसको भी किधर गया वो हमारे फंड अकाउंटिंग की अकाउंटिंग एंट्रीज के, जो फंड आप रिकॉर्ड करेंगे, जब आप उसे डेप्रिसिएट करेंगे तो हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन इनकम के अंदर इसको रिकॉर्ड करना है। हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन इनकम के अंदर इसको रिकॉर्ड करना है। डेफर्ड कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा, और आपने कंट्रीब्यूशन इनकम जो है इसको रिकॉर्ड करना है, कंट्रीब्यूशन इनकम को। ठीक है जी, तो हम लोग यही काम करेंगे कि कंट्रीब्यूशन इनकम को रिकॉर्ड कर लेंगे, डेप्रिसिएशन जो है वो तो रिकॉर्ड हो चुकी है। तो हम लोग इसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे पॉइंट 1 की। हम लोग कहेंगे जनाब कि आपका जो क्या नाम है जी अकाउंट का, 20 मिलियन का जी है कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन फॉर पेविलियन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ये हमारा कंस्ट्रक्शन फॉर पेविलियन बिल्डिंग अकाउंट जो है, पेविलियन बिल्डिंग अकाउंट
ये आपका डेबिट होगा, और ये हम लोग लिखेंगे पेविलियन कंट्रीब्यूशन या पेविलियन इनकम। आपको पता है कि 30 मिलियन था एसेट, तो 3 मिलियन डेप्रिशिएट हुआ है, यानी कि बेसिकली 10% की डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है। तो हम लोग 20 मिलियन के ऊपर ही 10% की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो हमारे पास 2 मिलियन आएगा। तो हम कंट्रीब्यूशन फॉर पेविलियन बिल्डिंग 2 मिलियन लिखेंगे और पेविलियन इनकम जो है वो 2 मिलियन लिखेंगे। कैसे पता चलेगा कि ये जो डेप्रिसिएशन लिखी हुई है ये रिकॉर्ड हो चुकी है? अगर डेप्रिसिएशन ना रिकॉर्ड हुई होती ना, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट आपके पास ना आता, आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट आता जिसका बैलेंस क्रेडिट होना था। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट है आपके पास, इसका मतलब यह है कि डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर चुके हैं। तो अगर ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन का अकाउंट होता है तो यहां से आपको पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन इस साल की रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर डेप्रिसिएशन का अकाउंट ना हो और उसकी जगह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हो जिसमें क्रेडिट बैलेंस होता है, तो वो आपका, इसका मतलब है कि अभी आपने साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। दूसरी निशानी आपको यहां से मिलेगी, उसने कहा है कि इट हैज बीन डेप्रिसिएटेड। हैज बीन जो है ये पास्ट टेंस होता है, तो हम लोगों ने ये अज्यूम कर लिया है कि इनकी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। अज्यूम क्या किया हमने, कंक्लूड किया है हमने, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन ये कंक्लूड किया कि डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। अच्छा, दूसरी जो चीज है कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग, ये आपने रिकॉर्ड करनी है एसेट के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ये एंट्री करेंगे, जब आप ये लिख रहे होंगे, तो आपने 2 मिलियन इसमें से माइनस करना है। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। पॉइंट 2 और 3 जो है ये दोनों सब्सक्रिप्शन से रिलेट कर रहे हैं, तो हम इनको ना इकट्ठा ही कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन जो है वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। पॉइंट 2 जो है, कहाँ पर बनाए सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जरा मुझे अगर कोई जगह मिल जाए ताकि ये दोनों जो है स्क्रीन पे इकट्ठी नजर आए दोनों चीजें। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से मूव कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं इसको। अच्छा जी, जरा देखिएगा इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है इसकी। हम लोग सब्सक्रिप्शन का डी अकाउंट बनाते हैं और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के अमाउंट्स लिखते हैं। उसने बताया है कि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये ओपनिंग रिसीवेबल है 8 मिलियन का, तो आपका ओपनिंग सब्सक्रिप्शन जो हो गया वो 8 मिलियन का हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 45 और 15, तो आप लोग लिखते हैं रिसीव्ड, ये आपका 45 मिलियन भी है और 15 मिलियन भी, ये दोनों रिसीव्ड है ड्यूरिंग द ईयर 60 मिलियन के। ये तो उसने दो इन्फॉर्मेशन, तीन इन्फॉर्मेशन हमें उसने बताई है ट्रायल में, ये तीनों हमने यहाँ पे लिख ली है। हम इसको मौके के ऊपर कार्ड भी देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये फिगर्स हम टी अकाउंट में ले गए। अच्छा जी, उसके बाद उसने दो पॉइंट्स बताए हैं। एक पॉइंट उसने ये बताया भाई कि प्लेयर सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹16 मिलियन वर आउटस्टैंडिंग एज एट 30 जून 2024। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो थी 30 जून 2024 के ऊपर, ये बल्कि क्लोजिंग बनेगा 16 मिलियन थी। ऑफ दिस अमाउंट ₹3 मिलियन शुड बी रिटर्न ऑफ, इट वाज आल्सो आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जुलाई 2023। अब यहाँ पे दो काम करने हैं। पहले तो उसने ये कहा है कि 16 मिलियन टोटल रिसीवेबल था एंड ऑफ द ईयर पे। देखिए ओपनिंग 8 मिलियन उसने दिया हुआ है, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ। क्लोजिंग के बारे में उसने ये बताया कि भाई 16 मिलियन था लेकिन उसमें से 3 हमने बैड डेट करना है। तो सबसे पहले तो हम बैड की एंट्री करेंगे। सब्सक्रिप्शन को जब हमने बैड करना है तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी, क्योंकि ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे बैड सब्सक्रिप्शन। या बेसिकली ये एक कोई सेंस नहीं बना रही होता, तो बैड डेट की तरह पे हम इसको ले लेते हैं। इररिकवरेबल या इररिकवरेबल सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, ये बेसिकली सब्सक्रिप्शन का बैड डेट होता है। और आपका सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट क्रेडिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। तो हम लोगों को जितना शक है कि नहीं मिलेगा वो हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इनकम में डाल देते हैं। सब्सक्रिप्शन इनकम के अंदर इररिकवरेबल सब्सक्रिप्शन लिखेंगे 3 मिलियन की, फिर क्लोजिंग कितना रह जाएगा, देखिए 16 था उसमें से 3 वो निकाल दिया, तो हमारे पास क्लोजिंग 13 मिलियन सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल रह गई। तो पहला पॉइंट जो था उसने बताया, पॉइंट नंबर 2, कि प्लेयर सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹16 मिलियन वर आउटस्टैंडिंग एज एट 30 जून 2024। ऑफ दिस अमाउंट 3 मिलियन शुड बी रिटन ऑफ एज इट वाज आल्सो आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जुलाई 2023। पहला पॉइंट खत्म हो गया। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट खत्म हो गया, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर सम प्लेयर स्टार्टेड पेइंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द होल ईयर, जिससे उनको 20% डिस्काउंट मिला।
40% ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन शुड बी कंसिडर्ड एज एडवांस। तो उसने हमें बेसिकली क्लोजिंग बताने की कोशिश की है। अब ये जो डिस्काउंट है इसको वर्क बैक करके आप ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन और उसके बाद डिस्काउंट माइनस करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उससे आपके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो आप अलग अलग करेंगे और अलग अलग दिखा देंगे बस दैट्स इट। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि इस 20% वाले डिस्काउंट को इग्नोर कर दें। आप सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि ये जो था हमारे पास क्लोजिंग रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर सब, और ये जो उसने हमें बताया हुआ था 15 मिलियन की रिसीव्ड इन एडवांस, ये वाली फिगर, ये सारी की सारी अब हमारी एडवांस नहीं है, इसका सिर्फ 40% हमारा एडवांस है। तो बेसिकली पॉइंट 2 के अंदर उसने हमें रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस बताया है और पॉइंट 3 के अंदर उसने हमें एडवांसेस का क्लोजिंग बैलेंस बताया है। एडवांसेस का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो एडवांसेस का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना निकलेगा, क्लोजिंग बैलेंस इसका निकलेगा एडवांसेस का, इसका ओपनिंग जो है वो 0 है, ओपनिंग कोई नहीं है। क्लोजिंग एडवांसेस जो है यानी कि एक्स्ट्रा जो आपको मिल गया है वो है जी 15 मिलियन का 40%, यानी कि 6 मिलियन। तो आपकी बैलेंस शीट में ये दोनों चीजें जाएंगी, 14 मिलियन और 13 मिलियन क्लोजिंग, और आपकी जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो होगी जो आपने कैश पे किया है। और अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो ये बनता है जी 17 और 60 76 60 3 13, और इसमें से 8 और 6 निकाला तो आपका बना जी 62। तो जो आपने इसमें पेमेंट की है वो 62 की है, तो आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम जो है वो 62 मिलियन की है। ये आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगी। आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉइंट 4। अभी मैं सिर्फ पॉइंट्स को पढ़ पढ़ के इनकी एडजस्टमेंट्स आपको बता रहा हूँ क्या क्या होंगे, फिर इकट्ठी हम इंफॉर्मेशन लिख देंगे। ड्यू टू सिग्निफिकेंट बैलेंस इन जनरल फंड, उन्होंने कहा था कि 24 मिलियन का हम जो है ना वो एक फंड बनाएंगे। जनरल फंड के अंदर हम 24 मिलियन का एक फंड बनाएंगे और उस 24 मिलियन से 7 मिलियन पे भी हुआ है। तो बेसिकली एक फंड आपने क्रिएट किया, आपने उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री की होगी, क्रिएशन ऑफ फंड के नाम से मैं आपको बताता हूँ क्या अकाउंटिंग एंट्री की होगी, क्रिएशन ऑफ फंड। आपने जनरल फंड अकाउंट को डेबिट किया होगा और आपने क्रेडिट कर दिया होगा, इसका नाम क्या रखें जी, इसका नाम रखना है स्कूल फी फंड। ये आपने फंड क्रिएट किया है, तो आप अपने जनरल फंड में से भी कोई स्पेसिफिक फंड क्रिएट कर सकते हैं जिसकी अकाउंटिंग एंट्री जनरल फंड टू स्कूल फी फंड होगी। ये ऐसे ही है जैसे वो हम भी सवाल करते थे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर कि इट इज डिसाइडेड टू सेट असाइड 10% ऑफ अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट फॉर रीपेमेंट ऑफ कैश, फॉर रीपेमेंट ऑफ इशू शेयर्स, ठीक है, या फॉर द इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट इन फ्यूचर। तो हम लोग क्या करते थे, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट को डेबिट करते थे और जो स्पेसिफिक रिजर्व बनाना होता था उसको हम क्रेडिट कर देते थे। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे एंट्री होगी। हम लोगों ने एंट्री इसकी कितनी अमाउंट से की है, हम लोगों ने स्कूल फी फंड बनाया 24 मिलियन का, तो हम लोगों ने ये एंट्री की होगी। सही है जी। अच्छा, दूसरा ये है कि हम लोग एक्सपेंसेस करते रहे, तो हमारे पास स्कूल फी के अंदर जो फंड्स आए हैं, स्कूल फी के अंदर जो फंड हमने पे किए हैं 7 मिलियन के, ये आ रहा है। तो ये 7 मिलियन के स्कूल फी के फंड्स हमने पे कर दिए हैं। अब जब पे कर दिए हुए हैं पेमेंट्स फॉर स्कूल फी, इसका मतलब ये है कि इसकी कैश वाली एंट्री हो चुकी है, इसकी कैश वाली एंट्री हो चुकी है। हमने सिर्फ इसकी दूसरी एंट्री करनी है जो कि ये होती है कि हमने इसको एक्सपेंसेस के तौर पर रिकॉर्ड करना। हम लोग लिखेंगे स्कूल फी फंड है ना, तो इसी से हमने पेमेंट करनी है, तो हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन इनकम स्कूल फी फंड अकाउंट डेबिट, और कंट्रीब्यूटेड इनकम जो कि इस फंड से हमें मिली है वो 7 मिलियन की है, क्योंकि 7 मिलियन के हमने खर्चे इस फंड की वजह से कर दिए। कैसे पता चला, ये नजर आ रहा है 7 मिलियन का पेमेंट ऑफ स्कूल फी, हमने 7 मिलियन की पेमेंट ऑफ स्कूल फी जो है वो कर दी है। तो इसकी हमने अकाउंटिंग एंट्री कैश वाली कर दी। आपको पता है कि जब हम पेमेंट करते हैं तो दो एंट्रीज करते हैं, हमने ये बात पढ़ी है फंड अकाउंटिंग के अंदर कि जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो हम दो एंट्रीज करेंगे। पहली एंट्री ये की थी हमने एक्सपेंस की, और दूसरी उसकी इनकम रिकॉर्ड की थी। तो एक्सपेंस वाली एंट्री हो गई थी क्योंकि वो हमें ट्रायल में नजर आ रहा है ये 7 मिलियन, तो हमने इसकी दूसरी एंट्री कर दी, हमने फंड के अंदर जो है ये एडजस्टमेंट कर दी, हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड जो है इसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है जी। अब सिंपल है, जो जो ट्रायल बैलेंस की अमाउंट्स हम लोगों ने टी अकाउंट में लेनी है उसके टी अकाउंट से फिगर ले लेंगे, और जो जो बैलेंसेस अमाउंट जो है वो हमने टी अकाउंट में नहीं ली वो एज इट इज यहाँ पे इनकम या एक्सपेंसेस के अंदर मूव कर देंगे। सबसे पहले है जी अक्रूड एक्सपेंसेस, 17 मिलियन के आपके अक्रूड एक्सपेंसेस है। ठीक है जी। इसके साथ आपको एक्सपेंसेस के हवाले से कुछ और इंफॉर्मेशन दी गई है, अदर एक्सपेंसेस ये भी है।
सही है, तो आप इन दोनों को जमा करके अपने एक्सपेंसेस बना सकते हैं। ये अक्रूड एक्सपेंसेस जो है ये आपकी लायबिलिटी है और एक्सपेंसेस जो है वो आपके 38 मिलियन के। अच्छा, तो ये आपके 38 मिलियन के एक्सपेंसेस है। वन बाय वन चलते हैं। अक्रूड एक्सपेंसेस 17 मिलियन, दिस इज योर लायबिलिटी। तो हम लोग जो है ना वो एसेट के अंदर जाके फंड्स है, फंड्स के अंदर लायबिलिटीज है, यहाँ पे आप लिख देते हैं अक्रूड एक्सपेंसेस। ये आपके जनाबे वाला 17 मिलियन के। तो मैं जरा लाइन आइटम के अंदर ही वर्किंग करूंगा, हो सकता है इसमें कोई चेंजेस आ जाए, वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन हम आदतन इसको लाइन आइटम में लिख लेते हैं। इसके बाद है कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक में कोई चेंजेस नहीं है, ये आपका एसेट है। हम लोग सबसे नीचे एसेट में लिखते होते हैं कैश एंड बैंक। तो ये कितनी अमाउंट है जी कैश एंड बैंक की? ये है हमारी 12 मिलियन का। तो हम कैश एंड बैंक जो है ये 12 मिलियन ब्रैकेट में लिख लेते हैं। आगे चलते हैं। 17 मिलियन भी लिख लिया, 12 मिलियन भी लिख लिया। कंट्रीब्यूशन फॉर पेविलियन बिल्डिंग 20 मिलियन की है। अब ये जो है ये आपका फंड होता है, तो हम लोग फंड्स में जाएंगे, हम लोग लिखेंगे कंट्रीब्यूशन फॉर पेविलियन बिल्डिंग। ये 20 मिलियन है, इसको 20 मिलियन लाइन आइटम के तौर पे हम लिख देंगे। आगे चलते हैं। ये भी हो गया हमारा, क्रॉस करते जाते हैं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 11 मिलियन का, दिस इज योर एक्सपेंस। हम लोग एक्सपेंसेस के अंदर लिखेंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन में कोई चेंज होगा तो हम लिखेंगे, नहीं तो ऐसी को इसी तरह से टोटल कर देंगे। फिर क्या है जी, जनरल फंड 102 मिलियन का। तो हम लोग फंड्स के अंदर लिखेंगे जनरल फंड। जनरल फंड वैसे ऊपर लिखा जाता है, लेकिन हमने पहले वो लिख लिया है तो कोई बात नहीं। जनरल फंड जो है वो 102 मिलियन का हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे फंड्स के अंदर। फिर क्या है जी, हमारे पास है 38 के अदर एक्सपेंसेस है। ये आपके एक्सपेंसेस है, तो हम इसको अदर एक्सपेंसेस के तौर पे एक्सपेंसेस के अंदर लिख लेंगे। अगर कुछ और एक्सपेंसेस होंगे एंट्रीज में से निकलेंगे तो हम इसमें ऐड कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको क्रॉस कर देंगे, इसको ऐसे टोटल लिख देंगे। फंड एसेट्स, ठीक है जी, फंड के एसेट है 96 मिलियन के। ठीक है जी, फंड एसेट है, फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है सॉरी। फिक्स एसेट जो है ये आपके यहाँ पे आते हैं, फिक्स एसेट्स 96 मिलियन के बैलेंस शीट के अंदर आ गए। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्या है जी, पेविलियन की बिल्डिंग है 27 मिलियन की। तो हम लोग 27 मिलियन की पेविलियन बिल्डिंग भी फिक्स एसेट के अंदर लिखेंगे। पेविलियन बिल्डिंग 30 मिलियन की नहीं, 27 मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है इसके ऊपर। ये भी क्रॉस हो गया हमारा। उसके बाद है जी स्कूल फी की पेमेंट। ये जो स्कूल फी है 7 मिलियन की, ये आपकी एक्सपेंसेस है जो आप यहाँ पे लिखेंगे, पेमेंट ऑफ स्कूल फी 7 मिलियन की। ये भी क्रॉस हो गई। ये जो 3 अकाउंट हमने क्रॉस किए ना, इसकी जगह पे हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, तो जरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बैलेंसेस अब हमें लिखने होंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग रिसीवेबल है 6 मिलियन का। ये आपका क्या होता है जी, लायबिलिटी होती है, रिसीव्ड इन एडवांस है। तो हम लोग लायबिलिटी में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। पिछले साल तो ओपनिंग कोई इसका नहीं था, लेकिन अब इसका अमाउंट बन गया, अब इसका बैलेंस बन गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 6 मिलियन की। आगे चलते हैं जी, ये भी बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 13 मिलियन का, यह आपका करंट एसेट है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ये आपकी 13 मिलियन की करंट एसेट्स के अंदर आएगी, एसेट्स के अंदर आएगी। और इसमें जो एंट्री है आपकी, एक है इररिकवरेबल अकाउंट। ये दो अकाउंट्स आपके बैलेंसेस आ गए। एक और चीज आएगी जी सब्सक्रिप्शन, ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये 3 फिगर्स आएंगी इसमें से। जो हम मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं उससे 3 फिगर्स आती है हमेशा, 2 क्लोजिंग्स आते हैं और एक उसमें इनकम या एक्सपेंस आता है। तो ये हमारा जो है ये बैलेंसिंग फिगर है 62 मिलियन की, ये हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम है। तो हम लिख सकते हैं जी सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन की इनकम है 62 मिलियन की। हम लोगों ने इसके बाद ये कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज की थी। इररिकवरेबल सब्सक्रिप्शन 3 मिलियन की, ये हमने रिकॉर्ड करनी है। तो एंट्रीज जो होती है उसका इम्पैक्ट आएगा एसेट एक्सपेंसेस के अंदर। 3 मिलियन की इररिकवरेबल सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन का बैड डेट, ये 3 मिलियन की है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो सब्सक्रिप्शन का 3 मिलियन था, ये आपको याद होगा, ये हमने ये टी अकाउंट में डाल दिया हुआ, इसलिए इसका इम्पैक्ट हमने ले लिया हुआ है। इसका इम्पैक्ट जो है ये क्लोजिंग बैलेंसेस में आ चुका हुआ है। इसी तरह से कंट्रीब्यूशन फॉर पीबी
ये 2 मिलियन हम लोग कंस्ट्रक्शन फॉर पीबी जो है वो उसके लिए करेंगे। तो हमें पवेलियन बिल्डिंग से कंट्रीब्यूशन मिल गया है 2 मिलियन। पवेलियन बिल्डिंग जो है डेबिट हो गई है 2 मिलियन से। ये पवेलियन बिल्डिंग का ये वाला अकाउंट है, इसको हम 2 मिलियन से डेबिट कर देंगे। डेबिट का मतलब ये है कि हम इसमें से माइनस कर देंगे और पवेलियन इनकम 2 मिलियन की हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये हमारी पवेलियन इनकम जो है सब्सक्रिप्शन के साथ दूसरी जो है वो आ जाएगी पवेलियन इनकम 2 मिलियन से। तो हमने ये अकाउंटिंग एंट्री भी रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बाद है जी फंड की क्रिएशन। जनरल फंड डेबिट होगा 24 मिलियन से और स्कूल फी फंड जो होगा वो क्रेडिट होगा 24 मिलियन से। जनरल फंड किधर है भाई, ये रहा, डेबिट होगा, इसका मतलब है इसमें से माइनस होना है 24 मिलियन और एक नया फंड क्रिएट होगा विच इज स्कूल फी फंड। ये क्रेडिट होगा 24 मिलियन से, तो इसके अंदर हमने 24 निकाल दिया, यानी कि ये 24 यहां से निकला इधर आ गया। बेसिकली हमने बस एक अलग से सेपरेट फंड ही मेंटेन किया है, बनाया है। अच्छा जी, दूसरी एंट्री हमने क्या की थी, स्कूल फी फंड में से 7 मिलियन माइनस करना है। तो ये जो हमने नया नया स्कूल फी फंड बनाया है इसमें से इसमें डेबिट कर दें, यानी कि माइनस कर दें 7 मिलियन और ये वाली एंट्री हो गई, ये वाला पार्ट एंट्री का हो गया। कंट्रीब्यूटेड इनकम के अंदर 7 मिलियन रिकॉर्ड कर दें। ठीक है जी, तो आप लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे कंट्रीब्यूटेड इनकम के अंदर, हम लोग कहेंगे स्कूल फी फंड 7 मिलियन। ठीक है जी, स्कूल फी फंड जो है ये 7 मिलियन से आपने रिकॉर्ड कर दिया। आपने सारी एंट्रीज के इम्पैक्ट ले लिए, 3 अकाउंटिंग एंट्रीज की थी जिसमें से सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री का एक ये वाला क्रेडिट साइड ऐसी थी जो कि हमने इस टी अकाउंट में डाल दी थी, सिर्फ इसका इम्पैक्ट नहीं लिया, बाकी उसके अलावा सारी जो एंट्रीज थी उन सब का इम्पैक्ट ले लिया है, हर चीज का इम्पैक्ट ले लिया है, बस अब आपने इसको क्लोज करना है। तो वन बाय वन चलते हैं जी। फिक्स एसेट सॉरी ऊपर से ये रहा सब्सक्रिप्शन है हमारी 62 की, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 62 मिलियन की सब्सक्रिप्शन हो गई। पवेलियन इनकम 2 की है, मेरा ख्याल है कि ये यहाँ पे स्कूल फी फंड गलत लिख दिया है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये इनकम्स में होना चाहिए स्कूल फी फंड। यानी कि स्कूल फी वाले फंड से जो हमें 7 मिलियन मिला है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से हमारे पास जो अमाउंट बनेगी वो जनाबे वाला बनेगी 64 एंड 7 71 मिलियन। फिर हम एक्सपेंसेस की तरफ चलते हैं। डेप्रिसिएशन 11 मिलियन की है, होगी। अदर एक्सपेंसेस 38 मिलियन के हैं, ठीक है, कुछ नहीं कहता मैं। पेमेंट ऑफ स्कूल फीस 7 मिलियन की है और इनरिकवरेबल सब्सक्रिप्शन जो है वो 3 मिलियन की है। तो जब आप ये सारे इसमें से माइनस करेंगे 71 में से 11, 38 और 10, 21 और 38, 70 माइनस 21 माइनस 38, तो आप बनेंगे जी 12 मिलियन के ऊपर आपका सरप्लस आएगा। अब ये जो सरप्लस है ये आपको पता है, ये आप उठा के किधर ले जाते हैं, जनरल फंड के अंदर ऐड कर देते हैं। तो जनरल फंड के अंदर ऐड करेंगे 12 मिलियन का सरप्लस और बाकी इनको भी फिर क्लोज कर देंगे। फिक्स एसेट जनाब आपके पास 96 मिलियन के पवेलियन बिल्डिंग है, 27 मिलियन की सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 13 मिलियन का और कैश एंड बैंक बैलेंस है 12 मिलियन का। तो इस तरह से आपके जो एसेट्स बनते हैं 96 प्लस 27 प्लस 13 प्लस 12, ये बनते हैं जी 148। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटेड पवेलियन जो है ये आपका 18 मिलियन का बनेगा ये फंड। इसके बाद जनरल फंड जो है वो 102 का ओपनिंग था, 24 इसमें से हमने स्पेसिफिक फंड क्रिएट किया और 12 इसमें ऐड किया, तो ये बना 114 मिलियन का। ठीक है जी, ये आपका जनरल फंड जो है 102, अच्छा उल्टा कर दिया, 102 माइनस 24 प्लस 12, तो 90 मिलियन का ये बना जी। इसी तरह से स्कूल फी फंड जो है ये 24 में से 7 निकालेंगे आप तो बनेगा जी 17। और लाइबिलिटीज की अगर आप बात करें तो एक्रूड एक्सपेंसेस है 17 मिलियन के और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 6 मिलियन की। तो सारे के सारे एस लाइबिलिटीज जब आप जमा करेंगे 18, 90, 17, आपके फंड्स बनते हैं 125 मिलियन के और इसमें 17 और 6 ऐड करेंगे तो 148 मिलियन का आपकी टोटल लाइबिलिटी बनती है। ठीक है जी, सो आपने क्या किया, आपका डेबिट और क्रेडिट साइड टैली हो गई बैलेंस शीट की। अब इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था, सारी इंफॉर्मेशन बस प्लेस करनी थी। सब्सक्रिप्शन के लिए सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लिया, उसके बाद जो फंड्स के अंदर मूवमेंट्स है वो हमने यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर ली। ठीक है जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अल्लाह हाफिज।